हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार के भूगोल की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जब आप बिहार की भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बिहार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, ठीक बात है? तो अगर आप जैसे बीपीएससी जैसे एग्जाम लिख रहे हैं या कुछ अदर जैसे कि सब इंस्पेक्टर वाले जो भी बिहार दरोगा एसआई का पेपर होता है, वो सारे पेपर लिख रहे हैं, तो आपको क्या एक कॉम्पिटिटिव बिहार के भूगोल में आपको क्या ऐसा सिलेबस रखना चाहिए जिससे जो है कि आप बिहार के भूगोल में वो सारी चीज़ें पढ़ पाएँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बिहार के भूगोल के संबंध में एक सिलेबस बनाया है, ठीक है? आप इसे देखिए। पहले तो देखिए कि आपको ऐसे हमने सिलेबस को क्या किया है कि 3 पार्ट में अलग-अलग पार्टों में ऐसे डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हमने लिखा है कि बिहार का जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसे पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की बात करेंगे और तीसरे पार्ट में मानव और आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बात है? और उसको जो है कि बहुत सारे सब टॉपिक में हमने बाँटने का प्रयास किया है। तो पहला जो है कि हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति और बिहार और विस्तार। मतलब बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? अर्थात बिहार का लोकेशन कहाँ पर है ना? बिहार का विस्तार कहाँ तक है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? उसकी सीमाएँ कैसी हैं? ठीक है? उसका जो अक्षांशीय, देशांतीय विस्तार कैसा है? उसके अलावा दूसरे टॉपिक में हमें देखना चाहिए इसका भू आकृति संरचना, ठीक है? कि मतलब बिहार को जो है कि कितने अलग-अलग संरचनाओं में हम बाँट के देखते हैं, तो ख़ास करके इसमें जो है कि शिवालिक श्रेणी जो कि उत्तर का पर्वतीय और तराई भाग में आता है। मध्य बिहार को यदि आप देखें तो वो विशाल मैदान है जिसमें गंगा का मैदान है, ठीक है? दक्षिण का जो है पहाड़ी पठारी किनारा है। उसके अलावा तीसरे पार्ट में जो है कि हमने देखा है अपवाह तंत्र को, नदियाँ। आपको बिहार की जो नदियाँ हैं, ख़ास करके गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए और जो सहायक नदी हैं उन और सहायक नदियों के साथ जो और भी कुछ जैसे बातें जलप्रपात जो कि वाटरफॉल है, उसके अलावा झीलें, ये सभी चीज़ें पढ़नी चाहिए। उसके अलावा डी पार्ट में हमने रखा है जलवायु को, बिहार की जलवायु को समझना चाहिए आपको कि मानसूनी जलवायु है, वर्षा का वितरण कैसा है, कितनी सारी ऋतुएँ हैं और उनसे पड़ने वाले प्रभाव को देखना है। उसके बाद से हमने 5वां पार्ट ई में रखा है बिहार की जो मिट्टी है, ठीक है? और मिट्टियाँ किस प्रकार का जो है कि फसलों को सपोर्ट करती हैं, ठीक है? पर्वतीय है, जलोढ़ है, बलसुंदरी आदि है, ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को पढ़ना और ये किस प्रकार के बिहार के इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करती है, इस प्रकार की चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो कि दूसरा पार्ट था उसका हमने एफ पार्ट में लिखा है कि वनस्पति और वन्यजीव, जिसमें जो है कि आप बिहार का जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जी पार्ट में हमने खनिज संसाधन को रखा है जिसमें बिहार का जो जैसे आपने देखा यहाँ पे कि बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो पहाड़ी भाग है, पठारी भाग है। तो ज़ाहिर-सी बात है खनिज संसाधनों में जो है कि बिहार का दक्षिणी भाग जो होगा वो समृद्ध होगा। तो उन क्षेत्रों को पढ़ना, तो बिहार के जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जो खनिज है जैसे कि आपको पता होगा बिहार 95% पाइराइट के लिए पूरे भारत में सबसे आगे है। चूना पत्थर, इस अभ्रक आपको पता होगा जमुई डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने सोना के बारे में सुना। तो वो सब सारी चीज़ें हैं, तो खनिज संसाधन हमने जी पार्ट में पढ़ लेना चाहिए। फिर एच में हमने लिखा है बिहार की कृषि। जैसे हमने यहाँ देखा मिट्टी, तो मिट्टी कृषि को किस प्रकार से सपोर्ट करती है और कृषि में बिहार में प्रमुख फसलें क्या हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का। यहाँ का कृषि जलवायु क्षेत्र कैसा है, सिंचाई के साधन कैसे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर हम आई पार्ट की बात करें तो उसमें बिहार की जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, उसके अलावा साक्षरता दर, लिंग अनुपात, ये सब सारी चीज़ें, शहरीकरण है ना, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो जे पार्ट है उसमें हमने परिवहन और उद्योग को रखा है, जिसमें बिहार की सड़कें, रेल, जलमार्ग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और कृषि आधारित उद्योग होने चाहिए। के पार्ट में हमने आपदा प्रबंधन को रखा है, ठीक बात है, जिसमें बिहार में बाढ़, सूखे की समस्या, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप परिचित होंगे। तो बिहार में लास्ट में जो है कि आपको आपदा प्रबंधन हमने रखा। उसके बाद से एल पार्ट में जो कुछ अन्य बातें होती हैं, वो सब भी हमको देखना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि थंबनेल पे क्या लिखा है कि हम बिहार का भूगोल पढ़ेंगे थ्रू डिटेल्ड सिलेबस एंड पीवाईक्यू। तो जैसे कि हमने आपको सिलेबस बता दिया, अब हमने यहाँ पर लिखा है कि पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ेंगे, अर्थात जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार के भूगोल के संबंध में, उसके आधार पे जो है कि हम लोग इसे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बातें हम आपसे करते हैं पहले, जैसे कि देखिए हमारे पास जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है, भौगोलिक स्थिति और विस्तार, ठीक है? तो आपको इसके अंदर क्या पढ़ना चाहिए, वो कुछ बातें हमने यहाँ पर लिख कर लाए हैं, ठीक है? जैसे आप देखिए कि बिहार को आपको एक स्थिति देख लेनी है कि बिहार का ये मैप है बेसिकली, ठीक है? इसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट चंपारण आता है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को अगर देखें तो इसमें किशनगंज है और यहाँ पर अगर आप सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को देखें तो इसमें गया है और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको कैमूर देखने को मिलेगा। ये बिहार का सीमा है जो नेपाल के साथ लगता है, ये कुछ सीमा है जो वेस्ट बंगाल के साथ और ये कुछ सीमा है जो कि झारखंड के साथ और ये सब सीमा जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। तो होपफुली आपको यहाँ से ये समझ आ गया होगा कि 3 स्टेट में जो है कि बिहार अपना सीमा शेयर करता है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है इसकी। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि नेपाल के साथ कौन सी सीमा है भारत का, बिहार का, बिहार के कौन से जिला हैं जो नेपाल के साथ जो है कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कौन से बिहार के जिले हैं, वैसे ही झारखंड के साथ और वैसे ही वेस्ट बंगाल के साथ। तो इन्हें बेसिकली जो है कि आप भौगोलिक स्थिति और विस्तार के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्य रूप से 3 जो है कि भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, ठीक बात है? अगर हम देखें तो इन राज्यों के अलावा बिहार उत्तर में नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, जो कि हमने अभी देखा। अगर हम बिहार नेपाल सीमा की बात करें तो देखिए बिहार नेपाल सीमा लगभग जो है कि 601 किलोमीटर लंबा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कि बिहार के अगर हम जिला की बात करें कि कौन कौन से ऐसे जिला हैं जो
शेयर करते हैं अपने बाउंड्री नेपाल के साथ, तो उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल है, जो कि कुल मिला के 7 जिला हो रहे हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इनका ट्रिक है, हमने बनाया PPCM-CA, तो इस तरह से जो है कि आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ अगर बात करें कि बिहार के कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें है कि पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसके लिए जो ट्रिक है वो है PGSS-BKR। तो इसमें देखेंगे कि ये सब जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य आपको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि झारखंड के साथ अगर बात किया जाए तो टोटल 8 जिला जो है कि झारखंड के साथ जो है कि बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बंका है और भागलपुर, कटिहार है। अगर इसमें देखें तो रोहतास जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। देख लीजिए यहाँ पे ये रोहतास है बेसिकली, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो पार्ट है ये उत्तर प्रदेश के साथ है और बाकी जो है कि आपको यहाँ पे झारखंड के साथ देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें तो कटिहार जो है कि पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये बेसिकली कटिहार है, तो देखिए पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पर जो है कि झारखंड के साथ भी करता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से जो है कि याद कर लीजिए। अगर हम कुछ बात और करें तो अगर प्रश्न थोड़ा सा ऐसे उलट के पूछा जा सके, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड PSC का भी पेपर होता है, तो खासकर ज़्यादा बच्चे जो है कि जो BPSC लिखते हैं या उत्तर प्रदेश PSC लिखते हैं या UPSC का पेपर देते हैं, CSC का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, वो भी बच्चे खास करके झारखंड का PSC भी लिखते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि झारखंड के कौन से 8 जिले हैं जो कि बिहार के साथ जो है कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसमें आपको पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और दुमका, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं बेसिकली जो झारखंड के, ये सब अपना सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ, ठीक है। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, तो अब एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे बिहार के हमने ये सब देखा कि बिहार के कौन कौन से मतलब कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा नेपाल के साथ हमने बात किया और फिर हमने विस्तृत रूप से देखा कि कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी और बात किया जाए तो हमने अभी ये पश्चिम बंगाल से भी देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल से 3 जिले जो है कि बिहार का सीमा साझा करते हैं। इसमें जो है कि आपको किशनगंज देखने को मिलेगा, कटिहार और पूर्णिया आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार के ये 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है कि आपको पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक बात है। देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से जो है कि अगर आपको बिहार का क्षेत्रफल जानना है, क्योंकि ये जो पहला पार्ट हम देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति और विस्तार, इसमें जो है कि बिहार का आपको क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.86% है टोटल इंडिया का एरिया का। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है। इस तरह से और बिहार के जो ऐसे जोन भी बांटे गए हैं जो कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इसको जो है कि हम लोग जो बिहार की फसलें हैं, बिहार की जो कृषि है उस क्षेत्र, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर ये सभी बातें कि बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है तो इसमें जो है कि पश्चिम चंपारण आपको देखने को मिलता है, जिसका कुछ एरिया इस प्रकार का है, 5228 या 5229 किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। इसमें जो है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पटना जो है कि सबसे बड़ा जिला है बिहार का, और अगर छोटे जिलों की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर जो है कि सबसे छोटा जिला है, जनसंख्या के हिसाब से शेखपुरा जो है कि सबसे छोटा जिला है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है कि बिहार का कुछ ये है, आप इसे देखिए। देशांतरीय विस्तार जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है वो कुछ इस प्रकार का है। इसका जो आकार है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है। और अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो इसकी मतलब लंबाई है वो 345 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब की 483 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है कि बिहार का जो ये वाला लंबाई है, उत्तर से दक्षिण वाला लंबाई, ये 345 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम वाली लंबाई है बेसिकली ये 483 किलोमीटर। तो ये कुछ ज़्यादा है, ठीक है, इससे कुछ ये ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है कि आपको ये पहला जो टॉपिक है भौगोलिक स्थिति और विस्तार, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो कि आपको खास करके यहाँ पर फोकस होकर कि कौन जिला किस राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और उन जिला के कुछ खास खास बातें वो अगर आपको पता है तो इससे जो है कि आप एग्जाम के अंदर स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो बाकी B, C, D पार्ट भी हमने नोट्स बना रखे हैं, उसके हिसाब से हम आपको पढ़ा देंगे। और ये जो नोट्स है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी करा देंगे। मेरा ही अपना टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के लिंक में उसका है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक बात है। चलिए तो हम ना मेन काम शुरू करते हैं। मेन हमारा काम क्या था कि हम बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें डिटेल सिलेबस की बात करेंगे जो कि हमने आपसे बात किया, और PYQ के थ्रू पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पिछली बार पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं, कई सालों में, जो कि इंपॉर्टेंट है, खास है, वही उन्हीं की चर्चा सिर्फ हम लोग करेंगे, ठीक बात है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए सारे नोट्स हैं, ठीक है, और हम लोग PYQ पे चलते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने PYQ बनाया है आप सभी के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपने वीडियो का जो मोटिव है उसको पूरा करने का काम करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द प्रोडक्शन ऑफ मेज मैक्सिमम? मक्का का उत्पादन मैक्सिमम होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान और सारण। देखिए
अगर टॉप प्रोड्यूसर स्टेट की हम बिहार में बात करें तो उसमें मुजफ्फरपुर है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है और खगड़िया है। ठीक बात है? तो आपको होपफुली यहाँ से आंसर मिल गया होगा कि जो सर्वाधिक उत्पादन है वो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम की ग्रोथ एरिया की बात करें तो कोसी और जो सीमांचल बेल्ट है, कटिहार और पूर्णिया को मिलाकर वो सब जो इलाके हैं वो हाई इंटेंसिव मेज कल्टीवेशन के क्षेत्र में आते हैं। अगर हम सीजन की बात करें तो राबी सीजन में जो है कि मेज का प्रोडक्शन बिहार में आपको देखने को मिलता है और भारत में देखें तो बिहार 5वां स्थान है मेज के प्रोडक्शन में। ठीक बात है? बाकी भी और कुछ बातें कर लें, जैसे कि आपके सामने 3 पूर्वी चंपारण है, सीवान है, सारण है, 3 को देख लेते हैं। अगर हम ईस्ट चंपारण की बात करें जिसका हेडक्वार्टर मोतिहारी है, वो फेमस है बर्थ प्लेस ऑफ चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, उनका पहला ये जो है कि एक क्षेत्रीय मूवमेंट था, उसके लिए जो है कि ईस्ट चंपारण फेमस है, यहीं पे गांधी जी ने इसको किया था। और उसके अलावा अगर हम कुछ और बातें करें तो केसरिया जो स्तूपा है वो यहाँ पे, जो कि टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है, वो यहाँ पे ईस्ट चंपारण में आपको देखने को मिलता है। ठीक बात है? उसके अलावा विराट रामायण मंदिर भी यहाँ पर फेमस है, जो एक लार्जेस्ट मोनोलिथिक शिवलिंग है। सिवान डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो ये बर्थ प्लेस है प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि जीरादेई में हुआ था। अगर हम सारण डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये फेमस है सोनपुर कैटल फेयर के लिए, जो सोनपुर का जो मवेशी मेला लगता है, जो कि लार्जेस्ट है एशिया के अंदर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, तो उसके लिए सारण डिस्ट्रिक्ट जो फेमस है। उसके अलावा हरिहरनाथ टेम्पल के लिए जो है कि हरिहरनाथ टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, उसके लिए सारण डिस्ट्रिक्ट फेमस है। तो ये कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट है, आपको कुछ फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। ठीक बात है? दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। देखिए आपके सामने ऑप्शन बी में लिखा है 30 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है कि 30 मीटर के आसपास है। फीट में देखें तो 98 से 100 फीट के आसपास। ठीक बात है? तीसरा अगर प्रश्न देखें कि बिहार में किसका भारत में सर्वाधिक भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। ठीक बात है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन इन बिहार। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनानास, पाइनएप्पल, संतरा, ऑरेंज, लीची और आम, मैंगो। ठीक बात है? देखिए अगर हम इसमें बिहार में भारत के कुल वार्षिक उत्पादन का 71% जो है कि लीची का उत्पादन होता है। ठीक बात है? और उसके अलावा कुछ और भी बातें हम आपसे कहें तो ये जो है कि मुजफ्फरपुर जिला काफ़ी फेमस है लीची के उत्पादन के लिए, खास करके शाही लीची के लेके। और मखाना, इसके अलावा अगर बिहार में कुछ हम प्रोडक्शन की बात करें तो फॉक्सनट, जिसे मखाना कहते हैं, बिहार जो है कि पूरे भारत का लगभग 85% से अधिक का उत्पादन करता है। आम की बात करें तो 13% की हिस्सा है भारत में। ठीक बात है? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और बिहार जो है कि पाइराइट में देश का लगभग 95% का उत्पादन करता है। ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए सारी बातें। तो होपफुली आपको यहाँ से आंसर मिल गया होगा कि 71% हिस्सा जो है बिहार का लीची में है पूरे भारत के अंदर। अगर हम अनानास की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन होता है, संतरा का मध्य प्रदेश में, और आम का बात करें तो ये उत्तर प्रदेश। तो अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बिहार संपूर्ण भारत का डैश % पाइराइट उत्पादन करता है। अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंदर कि यहाँ पर हमने कहा कि बिहार में पाइराइट देश का लगभग जो है कि 95% का उत्पादन करता है। अर्थात आप यहीं से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि जो है बिहार संपूर्ण भारत का 95%, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाइराइट का उत्पादन करता है। कुछ पाइराइट के बारे में अगर हम मुख्य तथ्यों की बात करें तो आपको कुछ बातें और भी ध्यान ये रखना चाहिए कि इसके प्रमुख जो जिला है वो कौन से हैं, तो रोहतास है। रोहतास के कौन से क्षेत्र, तो अमझोर जो क्षेत्र है वो इसके लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। 95% हमने कही दिया, इसकी बात तो हो ही गई। अगर इसके कुछ वैकल्पिक नाम देखें तो इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक बात है? एक और बात ध्यान रखना है इसके बारे में, पाइराइट जो है ना एक लौह अयस्क होता है, जो कि लौह सल्फाइड से निकलता है। ठीक बात है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आयरन सल्फाइड FeS2। अगर इसके हम संगठन की बात करें कि इसमें क्या क्या होता है तो लगभग 46.55% के आसपास लोहा और सल्फर की मात्रा जो होती है वो 53.45% के आसपास होती है। अगर हम इसकी दिखावट देखें तो ये हल्का पीतल रंग का होता है, इसमें धात्विक चमक होती है और अक्सर लोग इसे सोना से कंफ्यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। ठीक बात है? अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका ध्यान रखना आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा भंडारण की बात करें तो याद रखना है कि कुछ प्रकार की जो लिथियम बैटरियाँ होती हैं में कैथोड सामग्री के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको काफ़ी इसका यूज है पाइराइट का, तो आपको ध्यान रखना है बिहार संपूर्ण भारत का 95%। ठीक बात है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? काफ़ी फेमस प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जमुई जिला जो है कि बिहार का फेमस है सोना के मामले में। यहाँ तक कि अगर हम ये भी कहें तो ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में लगभग 222.88 मिलियन टन गोल्ड ओर होने का, जो है कि ओर कहने का मतलब सोने का अयस्क होने का भंडार का सर्वेक्षण किया जाए, जो भारत के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 44% है। अर्थात भारत में अगर पूछ ले सबसे अधिक सोना किस जिला में मिला है तो आपको ध्यान रखना है जमुई जिला, जो कि एक बिहार का जिला है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। छठा क्या कह रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग
निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ठीक बात है। तो बिहार में अगर आपको जानना है कि मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, आपके सामने 4 ऑप्शन है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय सवाना, गर्म एवं शुष्क मरुस्थल। ठीक बात है। अगर आप इंडिया का जो क्लाइमेटिक रीजन है ना, अगर कोपेन स्कीम के अनुसार देखें, कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार देखें, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का भारतीय क्लाइमेट का जो है कि वर्गीकरण हमें निकल कर आता है। ये कुछ ई जोन होता है या ना BW, HW ऐसे टाइप के जोन्स होते हैं, और उसके यहाँ पर हमने नाम लिख रखा है। ठीक बात है। अगर बिहार को देखें तो ये CWG के जोन में आता है। CWG का मतलब होता है मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। ठीक बात है ना, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। तो मानसून टाइप अर्थात सब ट्रॉपिकल मानसून। ठीक बात है ना। तो बिहार जो है कि सब ट्रॉपिकल मानसून के क्षेत्र में आता है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। बाकी सब भी आप देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये वाला टर्म आप कभी कभी मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक बात है। ऑप्शन ए में है ऑयल रिफाइनरी बरौनी, बी में है सीमेंट बंजारी, सी में है फर्टिलाइजर भौराही, डी में है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ध्यान देंगे अगर हम लोग, तो बरौनी बेसिकली बेगूसराय के अंदर आता है। बिल्कुल सही बात है, ऑयल रिफाइनरी की फेमस है बिहार में। ठीक है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये बंजारी, बिल्कुल ठीक बात है, डालमिया नगर जो कि रोहतास के में आता है, तो ये भी सही बात है। फर्टिलाइजर की बात करें, भौराही चंदौली उत्तर प्रदेश का ये जगह है, तो फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, हमको गलत बताना है। ठीक बात है ना। अगर रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी की बात करें और यहाँ पे भागलपुर लिखा है, ठीक है ना, तो ये गलत बात हो जाती है, क्योंकि ये भागलपुर नहीं, यहाँ मुजफ्फरपुर और मोकम्मा का क्षेत्र में जो है कि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो 7वां का डी। 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी, ठीक बात है ना, या इसको दलदली मिट्टी भी कहते हैं, पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी को पाई जाती है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी। ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक बात है। देखिए अगर हम इस मिट्टी की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इसमें हाई मॉइस्चर होता है, और ये क्ले लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, और ये रिच होता है ऑर्गेनिक मटेरियल में। और यदि हम अगर बात करें लोकेशन की, तो ये जो है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो कि वेस्ट चंपारण का क्षेत्र है, वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वहाँ पर ही पाया जाता है और कहीं नहीं है। अगर हम इसको सुटेबिलिटी की बात करें तो ड्यू टू हाई मॉइस्चर, ये जो पैडी की जो खेती होती है, धान की जो खेती होती है, उसके लिए काफ़ी ये सुटेबल माना जाता है। और इसके लोकल नाम की अगर बात करें तो इसे दून बुलाया जाता है ना। तो ये जो दलदली मिट्टी होती है, ये फुट हिल ऑफ शिवालिक्स में इसको देखने को मिलता है। अब आपके सामने जो ऑप्शंस थे उसमें आपने देख लिया कि जो पश्चिम चंपारण है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इसी क्षेत्र में नॉर्थन वेस्टर्न रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक बात है। तो 8वां का आपका सही हो जाएगा सी। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 9वां प्रश्न में क्या है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक बात है ना। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। ये प्रश्न काफ़ी जो है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। अगर इसको, ये बेसिकली एक मैपिंग से प्रश्न बनता है, ज्योग्राफी मैपिंग से संबंधित, तो इसे भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको काफ़ी दिक्कत में डाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है, किस जोड़े में। तो दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। अगर आप देखें प्रशासनिक विभाग, बिहार के अगर प्रशासनिक विभागों को देखें, डिविजन्स को देखें, तो बिहार में टोटल जो है कि 9 डिविजन्स है, प्रमंडल है बिहार के। ठीक बात है ना। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिहार में 9 प्रमंडल है, 9 डिविजन्स है। ठीक बात है। तो बिहार के जो 38 जिला है ना, उनको 9 प्रमंडल्स में जो है कि विभाजित किया गया है। ठीक बात है। और कुछ बातें और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन प्रमंडल्स में कौन कौन जिले आते हैं। जैसे पटना डिवीजन है, उसमें जो है कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर आता है। तिरहुत की बात करें तो उसमें मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर आता है। सारण डिवीजन में देखें तो सिवान, छपरा, गोपालगंज आता है। ठीक बात है, सारण भी आएगा। और दरभंगा को देखें तो इसमें जो है कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ऐसे करके 9 डिवीजन को अगर आप पढ़ें, जो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो आप इसे वीडियो रोक कर पॉज करके आप पढ़ लीजिए 9 डिवीजन को। ठीक बात है। और ये भी देख लीजिए किस डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। ये प्रश्न भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक बात है। हमें ये बताना है कि किस प्रशासनिक जो डिवीजन है, ठीक है, वहाँ से गंगा नहीं बहती है। ठीक बात है। तो अगर आप इसमें दरभंगा को देखें, पहले तो गंगा को देखें। ठीक है। तो गंगा को अगर आप ध्यान से देखें तो गंगा कुछ ये रही, ठीक है, गंगा नदी कुछ ये रही है। ठीक बात है। और इसमें बाकी सब ये सब नदियाँ आके इसमें जो है कि मिलती हैं। देखिए
तो ये बिहार के कुछ जिलों से होकर गुजरती है। तो आपसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि गंगा नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक बात है। हमारा यहाँ जो प्रश्न था वो था बिहार में प्रशासनिक विभाग के जोड़े बताने हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, दरभंगा और मुंगेर को देखें, तो दरभंगा में आप अगर देखते हैं यहाँ पे, तो अगर आप दरभंगा को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक बात है। तो अगर यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका रहा दरभंगा, है ना, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक बात है। और जो है कि अगला डिस्ट्रिक्ट जो था हमारा वो क्या था, दरभंगा, मधुबनी था, तो ये रहा आपका मधुबनी। ठीक बात है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है। अगर आप यहाँ पे मुंगेर को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मुंगेर है, तो मुंगेर में जो है कि मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और बेगूसराय और शेखपुरा है। ठीक बात है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को देखें, तो अगर आप यहाँ पर खगड़िया को ध्यान से देखें और मुंगेर को ध्यान से देखें, तो यहाँ से जो है कि गंगा नदी पास करती है, अर्थात जो है कि आपका ये नहीं सही हो सकता। पूर्णिया और अगर भागलपुर को अगर आप ध्यान से देखें, तो पूर्णिया में जो है कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज है। और भागलपुर में यदि आप देखें तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर में जो है कि आपको भागलपुर और बंका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये भागलपुर है जहाँ से गंगा होकर गुजरती है, तो ये दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तिरहुत और सारण को यदि देखें तो तिरहुत में कुछ ये सारे रीजन आते हैं, और सारण में गोपालगंज, सिवान और सारण आता है। ठीक बात है। और कोसी और मगध को देखें तो यहाँ से भी अगर आप ध्यान से देखें तो नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों से होकर सी और डी जो है कि नहीं गंगा गुजरती है, तो ऑप्शन ई हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए, तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल, खरवार, भागलपुर। और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर देखिए हम बिहार में अगर जनजाति की बात करें तो थारू जो है कि वो मेनली जो है कि वेस्ट चंपारण में देखने को मिलता है। संथाल की अगर हम बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सहरसा, बंका आदि में देखने को मिलता है। उरांव की बात करें तो सुपौल और कटिहार में। मुंडा की बात करें तो कटिहार में। खरवार की बात करें तो ये भागलपुर में। और गोंड, सिवान, भोजपुर और कैमूर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है। तो और भी कुछ इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कि बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब जो है कि 1.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट था। बिहार की जितनी पॉपुलेशन थी उसका 1.3% पॉपुलेशन जो था कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब था, अर्थात जनजाति था। और कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट थी बिहार की, वहाँ पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब थे। कहने का मतलब है कि कटिहार में सबसे अधिक मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब थे। देखिए, ये जो हमने पढ़ा इसके हिसाब से जो है कि आपका ऑप्शन बी जो होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि मुंडा जो है बेसिकली वो आपको कटिहार में देखने को मिलेगा, और जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है वो संथाल के लिए फेमस है। तो ठीक बात है, आपका बी जो है कि इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी संथाल, बांका सही है, उरांव, सुपौल सही है, खरवार, भागलपुर भी सही है, तो बी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। अगर देखिए हम लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 2021 के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर था बिहार में वो 7.8% था, 7.84% था, और जो ट्री कवर थी वो 2.49% थी। ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल कवर था वो 10.33% था। और यदि हम वन की बात करें तो सबसे अधिक कैमूर में, और सबसे कम जो वन है वो शेखपुरा में है। ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, और टोटल कवर कितना है, दोनों को जोड़ के। ठीक बात है। और सबसे अधिक जो है कि कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अगर ब्रह्म प्रश्न को देखें तो निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। अगर वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जिसका लोकेशन पश्चिम चंपारण में आता है, और जो स्टेब्लिश हुआ था 1990 के थ्रू, और इसका जो एरिया था वो 335.65 किलोमीटर स्क्वायर है, जो इसका कोर एरिया था। ठीक बात है। और जो अगर इसको पूरी तरह से देखें सारी एरिया को मिलाकर जो है कि 899 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अगर इंक्लूड करके देखें तो। ठीक है। कुछ प्रश्न और भी आपसे पूछे जाते हैं कि वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वहाँ पर की फौना कौन कौन से हैं। तो जैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, बंगाल टाइगर, राइनोसोरस, लेपर्ड्स, बियर्स, इसके अलावा 240 बर्ड स्पीसीज भी आपको यहाँ पे देखी गई हैं। और फ्लोरा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वाले जो वन है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ग्रासलैंड है और स्वाम्प भी है। ठीक बात है। तो आपको ये बातें क्या करनी है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है कि बिहार में जो है कि केवल एक ही नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक बात है। और बहुत सारे हमारे देश में जो है कि बिहार के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट है बिहार के अंदर। तो सभी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात है। तो निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पश्चिम चंपारण। ठीक है। कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक बात है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है। सूर्य मंदिर जो कि औरंगाबाद में है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देव में स्थित है।
अगर 14 प्रश्न को देखें तो झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, तो 2000 में झारखंड राज्य बना था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये बातें पता होगी। पुराने बिहार की कितनी अगले प्रश्न जो 15 नंबर है वो है, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। तो देखिए कितनी भूमि, तो आपको ध्यान रखना है 45.85% जो है कि बिहार की भूमि लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था, और बिहार के 18 दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो अगर ये पूछा जाए बिहार के कितने जिले कट होके जो है कि झारखंड राज्य में गए, तो 18, और आपको हिस्सा पूछ ले तो 45.85%, ठीक बात है। और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन बी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए कि बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सा है, ठीक बात है। विच मेन कैश क्रॉप ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। देखिए 4 ऑप्शन है, चाय है, रबर है, गन्ना है, नारियल है। अगर हम चाय की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कैश क्रॉप जो होता है, जो कि चाय है, इसमें जो है कि आपको असम देखने को मिलेगा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत के अंदर चाय का, और वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है। और चाय के लिए जो है कि लेटेराइट मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको बिहार में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक बात है। तो ऐसे ही चाय आपको पता चला कि असम और वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसके लिए लेटेराइट मिट्टी चाहिए। अगर दुनिया में बात करें तो चाइना नंबर 1 है और भारत नंबर 2 पे आता है। अगर रबर कैश क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो केरला प्रोडक्शन लार्जेस्ट करता है भारत के अंदर। केरल में जो है कि सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है रबर का, ठीक है, जो कि एक ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दुनिया में अगर हम कहें कि रबर का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो थाईलैंड आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी में गन्ना है, शुगर केन है। तो देखिए ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसका प्रोडक्शन होता है। ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक आगे है, और भारत में उत्तर प्रदेश इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और यदि हम किसकी बात करें, नारियल की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नारियल का, दुनिया में इंडोनेशिया सबसे आगे है। और कॉफ़ी की यदि हम बात करें तो कर्नाटक सबसे आगे है भारत में, और ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, और ब्राज़ील सबसे आगे है कॉफ़ी में, ठीक है। हमसे पूछा जाता है बिहार की नकदी फसल कौन सी है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, चाय तो बिहार में होने से रहा क्योंकि लेटेराइट सॉइल चाहिए, ठीक है। रबर होने से रहा क्योंकि बिहार में 200 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होता है, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट बिहार में नहीं होता है। नारियल की बात करें जो कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, वो भी नहीं है, तो डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। तो बिहार में क्या हो सकता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो मानसून टाइप का है, उत्तर प्रदेश जैसा थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ईस्टर्न यूपी जैसा। तो आपका सी सही होना चाहिए, शुगर केन बिहार का जो है कि एक नगदी फसल है। 17 नंबर प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, द सारण इरिगेशन कैनाल ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से। अगर देखिए हम सारण इरिगेशन कैनाल की बात करें, जिसे कभी कभी सारण मेन कैनल भी कहा जाता है, ये जो है कि ओरिजिनेट होता है गंडक रिवर से, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बिहार का, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो इसके ऊपर बराज जो कंस्ट्रक्ट किया गया वो है वाल्मीकि नगर, ठीक है, त्रिवेणी घाट, जो कि वेस्ट चंपारण में पड़ता है। ये ऑपरेशनल हुआ था 1970 से, तो आपको ध्यान रखना है। तो सारण सिंचाई जो नहर है वो निकलती कहाँ से है, गंडक से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट इंक्लूड इन द फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, ठीक बात है। तो अगर बिहार के फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है कि मेजर फिजिकल डिवीजन में जो है कि आपको शिवालिक रेंज एंड तराई रीजन आता है, उसके बाद से द गंगा प्लेन्स आता है, और उसके बाद से सदर्न प्लेट्यू रीजन आता है। इतना तो कोई बेसिक वाली बात है। तो ये जो है कि फुट हिल है हिमालय का, ठीक है। तो जो है कि वेस्ट चंपारण है ना, हिली ट्रैक्ट पाई जाती हैं, जहाँ पे सोमेश्वर रेंज, रामनगर, दून्स, हरहा वैली, ये सब देखने को मिलता है शिवालिक रेंज और तराई रीजन में। गंगा प्लेन को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, नॉर्थ बिहार प्लेन्स और साउथ बिहार प्लेन्स के अंदर, ठीक बात है। ये नॉर्थ बिहार जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लड की वजह से प्रभावित होता है, जिसमें कोसी रिवर आप लोग देखते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इसको जो है कि सौरव ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का दुख कहते हैं। यहाँ पे स्वाम्पी तराई होती है, जैसे कि गंडक, कोसी, दोआब वगैरह देखने को मिलता है। और साउथ बिहार प्लेन की बात करें जो कि थोड़ा पतला है नॉर्थ बिहार प्लेन से, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ताल वगैरह देखने को मिलता है, जो कि राजगीर, गया और खगड़पुर वगैरह क्षेत्र में आता है। अगर सदर्न प्लेट्यू रीजन की बात करें, पठारी क्षेत्र की बात करें, तो बेसिकली झारखंड बॉर्डर से लगा हुआ है, जो कि कैमूर, बंका आदि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो बिहार का ये शिवालिक, गंगा प्लेन्स और सदर्न प्लेट्यू रीजन, ये 3 हम फिजिकल डिवीजन करते हैं बिहार का। आपसे इसमें 4 ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार दिया गया है, उत्तरी गंगा मैदान दिया गया है, दक्षिणी गंगा मैदान दिया गया है, पूर्वी गंगा मैदान दिया गया है। तो कौन सम्मिलित नहीं करेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये सदर्न प्लेटू रीजन का पार्ट हो जाएगा। उत्तरी गंगा मैदान आप तो यहाँ देख ही रहे हैं कि है, दक्षिणी गंगा मैदान आप देख रहे हैं कि है, पूर्वी गंगा मैदान ऐसा कोई शब्द नहीं है बिहार के
भौतिक विभाग में लेके मतलब फिजिकल डिवीजन में, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा नहीं का वो हो जाएगा डी आपका करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। ठीक बात है, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि बिहार ये है ना, और बिहार में गंगा ऐसे बहती है, तो कौन सी नदियाँ ऐसे उत्तर से आके जो है कि यहाँ पर मिलती है गंगा में। देखिए, तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि घाघरा कोसी पुनपुन, दूसरा में है कोसी महानदा कर्मनासा, तीसरा में है गंडक कमला बागमती, और चौथे में है सोन कोसी उत्तरी कोमल नदी। ठीक बात है, आपको देखिए ध्यान रखना है इसमें कि उत्तर से आके मिलती हैं उसमें कौन कौन है। तो अगर यहाँ पर देखें, घाघरा तो उत्तर से आके मिलती है। देखिए ये बेसिकली घग्गर नदी है, देखिए उत्तर से आके मिलती है इसमें। ठीक है, कोसी भी मिलती है, ये देखिए कोसी नदी है बेसिकली, ये आके मिल रही है इसमें। ठीक है, और यदि हम पुनपुन की बात करें तो पुनपुन नदी आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं दक्षिण से आके मिल रही है, तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ऐसे ही कर्मनासा की बात करें तो जो है कि कर्मनासा को आप यहाँ देख सकते हैं, ये कर्मनासा नदी कुछ ऐसे होती है जो चौसा में आके मिलती है, तो ये भी जो है कि दक्षिण से आके मिलती है, तो बी भी हमारा गलत हो जाएगा और सी हमारा सही है, क्योंकि गंडक कमला और बागमती जो है कि आप ऐसा कुछ नदी ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पर एक गंडक है ना, ये आपको बागमती देखने को मिलेगी और ये कमला नदी है, ये सब जो है कि उत्तर से आके मिलती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी गलत हो जाएगा, क्योंकि कोसी तो सही है, ये सही है, लेकिन जो सोन नदी है वो दक्षिण से आके मिलती है। ठीक है, ये सोन नदी दक्षिण से आके मिल रही है, उसकी वजह से डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। होपफुली समझ आ गया होगा, ऑप्शन सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, क्या है कि बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है। अबरक अर्थात माइका का भंडार है। तो आइए कुछ माइका के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो नवादा जो है कि कंसीडर किया जाता है कि सेंट्रल हब है माइका प्रोडक्शन का। ठीक बात है ना। और गया की बात करें तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट पाए जाते हैं। ठीक है, गुरपा एरिया में, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जमुई और मुंगेर की बात करें तो रिच है माइका में अलॉन्ग विथ अदर मिनरल डिपॉजिट, लेकिन इसमें जो है कि माइका भी है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो है कि आपको मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बंका में जो है कि कटोरिया ब्लॉक में जो है कि ये रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ पर माइका का लोकेशन पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड का जो कोडरमा रीजन है वहाँ पे लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है बिहार का, वो जो है कि इसके हाई क्वालिटी माइका प्रोड्यूसर के लिए फेमस है, प्रोड्यूस करने के लिए फेमस है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है, तो आपके सामने रोहतास है, पटना है, गया है और सारण है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गया, ऑप्शन सी आपका इसके लिए करेक्ट है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। जस्ट ही अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि देखिए ये है सोन नदी, ठीक है, और ये आपका जो है कि गंगा नदी। ठीक बात है, तो किस जिले में स्थित है, तो देखिए सोन नदी और ये तो आप पटना में देख पा रहे हैं। कहाँ पर, ये पटना में आप देख पा रहे हैं। तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से कि पटना के जो पश्चिमी दिशा में स्थित जो अरवल या मनेर के पास जो है कि आपका सोन नदी आकर मिलती है। तो सोन नदी गंगा के प्रमुख दक्षिणी तट की एक सहायक नदी है जो कि पटना में स्थित अरवल या मनेर के पास आके मिलती है। ऑप्शन बी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। ठीक है, तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी, तो ऑप्शन ए में है दक्कन का पठार। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड है, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय का पठार है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अगर आप दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियों को देखें तो ये बेसिकली जो है कि झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू क्षेत्र में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर का जो पठारीय क्षेत्र है वहाँ पर ये तीन नदी आप देखते हैं, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा। ठीक बात है। अगर हम दामोदर की बात करें तो झारखंड के लातेहार जो जिला है वहाँ पे झारखंड का, वहाँ में टोरी के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा की बात करें तो रांची जिले में नगडी गांव के पास से निकलती है। कोयल की बात करें तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में गुमला और लातेहार से निकलती है। तो इन दोनों का जो सोर्स है ना वो आसपास ही है। स्वर्ण रेखा रांची में है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार सी आपका इसके लिए सही हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्यान से देखेंगे हम लोग प्रश्न को कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रामसर जो स्थल होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए तो रामसर स्थल का मतलब होता है कि 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जो प्रमोट क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, जो आर्द्र भूमियाँ होती है उनके संरक्षण की बात करता है, उसको प्रमोट करने की बात करता है। और भारत ने जो है कि रामसर कन्वेंशन जो है कि 1 फरवरी 1982 को जो है कि इसको अपनाया था, इसको रेटिफाई किया था।
तो रामसर कन्वेंशन क्या है? 1971 का एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात करता है। भारत इसमें 1982 में ज्वाइन किया था। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक बात है। देखिए, अगर भारत में हम बात करें कि कितने रामसर साइट्स हैं, तो बेसिकली जो वेटलैंड को ये रामसर कन्वेंशन के थ्रू शामिल कर लिया जाता है उसको जो है कि रामसर साइट कहते हैं। ठीक बात है ना? तो भारत में अब तक ये जो है कि 98 रामसर साइट है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20। आपको ये सब भी बातें ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको ये सीधे सीधे सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो 98 साइट है। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में मैक्सिमम है 20, और लार्जेस्ट साइट की यदि हम बात करें तो सुंदरबन वेटलैंड है वेस्ट बंगाल में, जो कि 4230 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रखता है। स्मॉलेस्ट साइट की बात करें तो रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 0.2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। ओल्डेस्ट साइट की अगर हम बात करें तो चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, जो कि 1981 में इसे जो है कि रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। भारत 1982 में रेटिफाई किया था, लेकिन एक साल पहले इसको डिक्लेयर किया गया था। मॉन्ट्रियक्स अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2 इंडियन साइट हैं इस लिस्ट में, जैसे केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकतक लेक जो कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। तो भारत की 2 ऐसे रामसर साइट हैं जो कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में आते हैं। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है। अगर हम बिहार में रामसर स्थल की बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो काबरताल झील है बिहार का, वो बिहार का पहला रामसर स्थल है, जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है और जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक बात है। तो काबरताल झील आपको पता चल गया बिहार का पहला है, सबसे बड़ा है और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें जो कि जमुई में है। गोगाबुल झील की बात करें जो कि कटिहार में स्थित है, जो कि भारत का 94वां रामसर स्थल है। ठीक है, भारत का ध्यान रखेंगे, भारत का 94वां रामसर स्थल है। 5वां देखिए तो गोकुल जलाशय की बात करें, ये भी बक्सर जिले में स्थित है। और उदयपुर झील है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक बात है। तो इस तरह से देखे आपने कि बिहार में टोटल जो रामसर स्थल है वो कितने हैं? 6 रामसर स्थल है। अगर कुछ और विवरण की हम बात करें तो बिहार का अधिकांश रामसर स्थल गोखुर झील है, जो नदियों के मुड़ने से बनते हैं। अब देखिए, ऑक्सबो लेक्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि ऑक्सबो लेक्स कैसे निर्माण होता है। तो बिहार के जो ज़्यादातर जो रामसर स्थल है वो ऑक्सबो लेक टाइप के हैं। ठीक बात है ना? अगर हम सितंबर 2025 में देखें तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल करने के बाद बिहार में रामसर साइट की संख्या कितनी हुई? 6 हो गई। तो सितंबर 2025 में इन्हें शामिल किया गया था, गोकुल जलाशय को और उदयपुर झील को। तो ये भी करंट अफेयर का एक आपसे सवाल बन जाएगा, तो खास करके इसे आप ध्यान रखेंगे। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कंवर झील। ठीक है, जिसे काबरताल झील भी लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 अर्थात 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, सीधा प्रश्न है। गया में है, रोहतास में, नालंदा में, नवादा में, एक उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अगर आप ब्रह्मयोनी हिल की बात करें तो ये बोध गया बिहार में है, बोध गया के अंदर बिहार में आता है। इसकी विशेषता अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रह्मयोनी गुफा और 424 पत्थर की सीढ़ियों वाली चोटी पर एक स्थित मंदिर स्थित है। ये आप कुछ ऐसे देख रहे होंगे। ठीक बात है। और इसका जो अन्य नाम है वो है ब्रह्मजोनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका महत्व क्या है कि ये पर्यटन और धार्मिक स्थल है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। तो बोध गया में है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए गया इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक बात है। तो अगर बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपको पता है, जो कि कितने हैं? 3 है, 3A और 3B। तो अगर इसमें देखें तो ये जो है कि हमारा, ध्यान से देखिए मैप को, तो ये जो है ये हमारा जोन फर्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर ये जो येलो वाला है ये जोन सेकंड में कहलाता है, और इसके बाद से ये जो ब्लू वाला है ये जोन 3rd A है, और ये कलर में जो है ये आपको ग्रीनिश थोड़ा दिख रहा है कि ये जोन 3rd B में आता है। देखिए, जोन ए में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जोन सेकंड में 8 डिस्ट्रिक्ट है, और जोन 3A में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जोन 3B में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक बात है ना? तो प्रश्न हमारा सीधा इसी से है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो क्षेत्र है ये है उत्तर पश्चिम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोन फर्स्ट के अंदर आता है। ठीक बात है। और भी इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे या कमेंट करेंगे, जो हमें बताना और पढ़ाना होगा, तो हम इसे डिटेल में काफ़ी आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिहार में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में नगर दिए गए हैं, से सह संबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो कोरिलेट करना आपको, लिस्ट फर्स्ट जिसमें इंडस्ट्री है और लिस्ट सेकंड जिसमें सिटी दिया गया है। ठीक बात है, आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए, अगर आप बात करें कागज एवं लुगदी की, सिगरेट की, प्लाईवुड की, जूट की, ये सब आपको उद्योग दिए गए हैं।
और यहाँ पे सिटी दिए गए हैं डालमिया नगर, ठीक है, और यहाँ पर है दिलावरपुर, और यहाँ पे है हाजीपुर, और ये है पूर्णिया। ठीक बात है। तो अगर कागज और लुगदी की बात करें तो जो है कि डालमिया नगर ए का फर्स्ट हो जाता है। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ए का फर्स्ट। देखिए, अगर सिगरेट की बात करें तो ये है मुंगेर का दिलावरपुर क्षेत्र में, ठीक है। और यदि प्लाईवुड की बात करें तो हाजीपुर फेमस है, जो कि वैशाली के अंदर आता है। और जूट की बात करें तो वो पूर्णिया। तो जो है कि आपका ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। भौगोलिक दृष्टि अगर हम देखें, ज्योग्राफिकल दृष्टि अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो ध्यान रखना 12वां स्थान है। ठीक बात है। और पहला किसका है, राजस्थान का। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना, जनसंख्या के हिसाब से हम नहीं पूछ रहे। ठीक है, तो 12वां। और बिहार का भी आप हो सके तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का कौन सा राज्य है 2011 के आधार पर। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये है तीसरा। ठीक है। अब बताइए भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि से। सेकंड स्थान पे कौन है, थर्ड स्थान पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, और 5 पे। टॉप 5 आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। चलिए, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है बिहार का। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि नेपाल और हिमालय से निकल के हर साल ये अपना मार्ग बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। इससे बहुत ज़्यादा जान माल का जो होता है वो नुकसान होता है, खास करके सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिला में, जहाँ पे लाखों लोगों का जो कि घर, फसल, जनधन की जो है कि तबाही होती है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए, 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है कि अवस्थित है। तेल्हाड़ कुंड जो है कि वाटरफॉल है, ये कि बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, ये कुछ तेल्हाड़ कुंड ऐसे देखने को मिलता है आपको, ठीक है, जो कि कैमूर बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। एशिया 32वां नंबर है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजा एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। देखिए, गोखुर झील, जिसको हम अभी ओक्सबो लेक कहे, बिहार में इस प्रकार के लेक बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी है, तो कुशेश्वर झील की अगर बात करें ये दरभंगा में है। घोघा झील की बात करें कटिहार में है। अनुपम झील जो कि कैमूर में है। और यदि हम कन्वर झील की बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी और जो कि बिहार में है। आप देखिए, इसको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है कि कांवर झील भी कहते हैं इसको। ये एशिया की सबसे बड़ी है और मीठे पानी की झील है। ओक्सबो लेक है जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे कबर ताल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अभी हम लोग पीछे वाले प्रश्न में देखे थे। कुछ और भी विवरण की बात करें तो देखिए, बिहार का पहला ये रामसर स्थल है, जिसे 21 जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी मिला। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो ये झील बूढ़ी गंडक नदी की धारा के बहने के कारण बनी है। जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके कारण इस झील का निर्माण होता है। ठीक बात है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है, जो सर्दियों में मध्य एशिया से कई सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्थान मिलता है। ठीक बात है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर है। क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बांका, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सिल्क सिटी के नाम में जाना जाता है। ठीक बात है ना, भागलपुर को। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो है कि रेशम नगरी इसे कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तसर सिल्क जो है कि आपको देखने को मिलता है। तो भागलपुर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 34 नंबर प्रश्न। देखिए, ये 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। एक बार और ध्यान से पढ़िए कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। आपके सामने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपको पता भी होगा कि यही तीनों राज्य जो है कि भारत के बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक ऊपर नॉर्थ की तरफ नेपाल शेयर करता है बॉर्डर। ठीक बात है। तो किसका जिला सबसे अधिक लगता है। ठीक बात है, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का या पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ही जिले थे। देखिए, इस वीडियो के शुरू में हमने इसकी चर्चा किया था, तो इसलिए आपका ये जिम्मेवारी बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा जिला है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। पीरपैंती रेलवे स्टेशन, अम्मापाली, कहलगांव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है पीरपैंती। देखिए, भागलपुर में मिर्जा चौकी, झारखंड सीमा की ओर लगने वाला रेल मार्ग का बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन पीरपैंती है। ठीक बात है।
और कहलगांव और मिर्जा साहिबगंज की ओर स्थित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पीरपैंती रेलवे स्टेशन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर 36 नंबर प्रश्न देखें कि बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, जिसे भभुआ के नाम से भी जाना जाता था, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार है। देखिए, एकदम बेसिक प्रश्न है, पहला भी सही है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, जमुई जिले सोने का भंडार पाया जाता है, बिल्कुल सही, आपसे सही पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तीनों करेक्ट है, अर्थात कहीं आपको तीनों नहीं दिख रहा है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है। तो आपको से प्रश्न जो है वो फल्गु नदी के संबंध में पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम फल्गु नदी के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो स्थान है ना, वो बोध गया से लगभग 3 किलोमीटर नीचे की तरफ पड़ता है। अगर हम इसके संगम की बात करें तो ध्यान रखना है कि लीलाजन और मोहना नदी, ठीक है, मिलने के बाद से फल्गु नदी प्रसिद्ध होती है। तो लीलाजन और मोहना नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, मोहना और लीलाजन नदी। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो यहाँ पे पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है, तो इसके लिए फेमस है, आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, विशेषता अगर करें तो फल्गु नदी को अंतःसलिला अदृश्य भी कहा जाता है, क्योंकि सतह पर अक्सर रेत में रहती है और पानी नीचे से बहता है, ठीक बात है ना। तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक बार फैक्ट पूछा था कि कौन सी नदी रेत के नीचे बहती है, तो ध्यान रखना है आपको फल्गु नदी। ठीक है, किन दो नदियों से मिलने से, तो मोहाना और लीलाजन नदी। ठीक है, ओके, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो देखिए, ध्यान रखेंगे, किशनगंज के जो पोठिया क्षेत्र था और उसके अलावा ठाकुरगंज जो क्षेत्र था, वहां पर ऐसा किया गया था। तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों क्षेत्र आते हैं, पोठिया और ठाकुरगंज, ठीक बात है, तो इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रश्न है आपका कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। देखिए, तो एक बेसिक से प्रश्न है कि दाल उद्योग है, गन्ना उद्योग में से एक से अधिक, कोई नहीं, अनाज आधारित। तो सीरप जो है कि वो बिहार में जो है कि खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, इसका सबसे ज्यादा ये अनाज आधारित उद्योग है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा 39 का। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है, इसके बीच कौन सी नदियां हैं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। इसमें जो आपके सामने ऑप्शन है, कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, कर्मनासा, गंडक, घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, अगर हम गंगा नदी की कुछ सारी बातें करें तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर या बलिया जो है कि वहां से बिहार के बक्सर के बीच एक बड़ी सीमा बनाती है। घाघरा की अगर हम बात करें, या इसे सरयू नदी भी कहा जाता है, यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक भौगोलिक सीमा बनाती है, विशेषकर सिवान और सारण जिलों के पास बनती है। अगर हम गंडक नदी की बात करें तो ध्यान रखना, ये पश्चिम चंपारण जिले के पास उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो गंडक नदी पश्चिम चंपारण जिले के पास उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा, और कर्मनासा नदी की बात करें तो बिहार के कैमूर जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो एक कर्मनासा नदी देखा आपने, एक गंडक नदी और एक घाघरा नदी। तो देख लीजिए, ऑप्शन सी में है कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये जो है 3 नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। तो ऑप्शन सी इसके लिए आपका सही होगा। आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए कि 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 17 रेलवे जोन है, उसमें से ये पूर्वी मध्य रेलवे का पूछ रहा है, तो हाजीपुर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो पटना में स्थित है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो गंगा के किनारे जो है कि कितनी जिला जो है कि स्थित है। देखिए, इसमें जो है कि टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट लोकेट करते हैं, जिसमें से जो है कि आपके सामने बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर और लखीसराय। तो टोटल मिला के 12 जो जिला है ना, वो गंगा के किनारे स्थित है बिहार में। तो ऑप्शन सी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। ठीक बात है। देखिए, अगर कुछ प्रश्न ऐसे पूछ ले कि गंगा का लॉन्गेस्ट लेंथ कहाँ पर है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक गंगा जो का है, सबसे लंबी है गंगा। ठीक है ना, ओके। और गंगा बिहार में एंटर किस डिस्ट्रिक्ट से करती है, तो बक्सर से करती है। तो ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो देखिए, अगर हम वाल्मीकि नगर की बात करें तो जो है कि वेस्ट चंपारण में है, पश्चिम चंपारण के अंदर है। और ध्यान रखेंगे, राजगीर को हम लोग पंत के नाम से भी जानते हैं। तो जो है कि ये तो नालंदा के अंदर है। और गौतम बुद्ध की बात अगर हम करें तो ये जो है कि गया में है। तो भीमबंध जो है कि मुंगेर जिले में स्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन सी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। जस्ट अभी हम लोग यहीं पे देखें कि गंगा जो लॉन्गेस्ट है वो पटना में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक बात है, ओके। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 46 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 46 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेस्ट चंपारण के अंदर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बीकानेर राजस्थान में है, और भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर में है। तो इसमें से सही कौन कौन सा हो गया, तो 4 हो गया और 1 हो गया, तो बी सही है, 1 और 4। ठीक बात है, आ जाइए। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसे जो है कि सूसू भी कहा जाता है। इसके सांस लेने की आवाज़ में सूसू की आवाज़ आती है, तो बेसिकली जो है कि इसे सूसू भी कहा जाता है गैंगेटिक डॉल्फिन को। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि गंगा नदी डॉल्फिन को आयुषियन के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला जो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है, या इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल, ये 2009 में हुआ था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, यानी डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। नारायणी है, इसके अलावा इसके और भी नाम है, शालिग्रामी, सप्तगंडकी, गंडकी, काली गंडक। ठीक है, तो ये भी सब आपको ध्यान रखना है। 49 नंबर है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। जमुई, कई बार प्रश्न आ गया। 50 नंबर है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। गंडक पे किया गया है, ऑप्शन डी सही है। ये अभिकथन वाला प्रश्न है कि घाना तट पे, तो देखिए बेसिकली ये जो है कि ना वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का क्या नाम है। देखिए, तो गंगा और गंडक नदी के संगम पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्थान है, ये ध्यान रखना है, सोनपुर बिहार में गंगा और गंडक नदी आपस में मिलती हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के समय ये होता है, और 1 महीने तक ये चलता है, आमतौर पे नवंबर के दिनों में। क्या विशेषता है, तो ये हरिहर क्षेत्र मेला भी इसे कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहाँ पर हाथी, घोड़े और अन्य पशुओं का जो है कि व्यापार होता है। अगर धार्मिक महत्व की बात करें तो हरिहर नाथ मंदिर में पूजा और पवित्र स्नान का महत्व है। तो गंगा और गंडक नदी संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले को क्या नाम है। सोनपुर मेला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 53 नंबर प्रश्न है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है। तो उत्तर बिहार मैदान का है, उसके अलावा पूछ रहा है कि दक्षिण पहाड़ी भाग का है, दक्षिणी बिहार मैदान का है, या सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र का है। ठीक बात है। देखिए, अगर मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, तो पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, यानी दक्षिण का पहाड़ी जो भाग है उसका ये पार्ट होगा। उत्तर बिहारी मैदान का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्र पूछ रहा है, और दक्षिण में मैदान का पार्ट नहीं होगा, और सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी दक्षिण का पहाड़ी भाग। देखिए, तो दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग, तो आपको ये ध्यान रखना है। बेसिकली अगर मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से जो है कि ना छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, इसलिए जो है कि दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 54 नंबर कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है। ठीक है, तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अभी हमने कई बार इस प्रश्न की चर्चा किया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कमला नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, तो गंडक जो है कि किधर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, कोसी दक्षिण की ओर, कमला किधर प्रवाहित होती है, बागमती किधर प्रवाहित होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि इससे हमने कई बार, ये 2 बार ये प्रश्न की चर्चा हमने कर दिया। 55 नंबर प्रश्न है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण के साथ मिलान करना है। तो धारवाड़ चट्टानी प्रणाली जो कि सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस प्रकार के चट्टानों के मुख्य घटक हैं। ठीक बात है। अगर हम क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली की बात करें तो ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली की बात करें तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट होता है। ठीक बात है। चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है। तो सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से, कैमूर से, नवादा से, राजगीर पहाड़ी क्षेत्र से, प्रदेश से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर पश्चिमी भाग जो है कि वो सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा है, क्योंकि ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, पश्चिम चंपारण में। तो ए आपका इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिए ध्यान से कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। ठीक है,
तो तेल नदी जो है कि बागमती की है, घग्गर की है, गंडक की है, कमला की है। आप इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कटिहार, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। अब अनुपम झील की बात करें तो ये कैमूर में है, ठीक है। सांबर झील की बात करें तो ये राजस्थान में है। सुखना झील जो है कि चंडीगढ़ में है, और कामा झील रूस के अंदर आता है। तो बिहार में कौन स्थित है, अनुपम झील। उसके अलावा कांवर झील भी है, उदयपुर झील भी है, कांवर झील जो कि बेगूसराय में, उदयपुर जो कि पश्चिम चंपारण में। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, दामोदर वैली परियोजना जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की तो हुई नहीं। कोसी परियोजना की बात करें तो ये बिहार और नेपाल के साथ है, तो ये भी जो है कि बिहार यूपी में नहीं आई। सन बैराज परियोजना देखें तो ये भी जो है कि बिहार में है। गंडक परियोजना जो है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच है, तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। ये जो परियोजना है 1961 में शुरू की गई थी। वाल्मीकि नगर के पास जो गंडक नदी है वह बांध का निर्माण किया गया था। कौन सा बांध है अभी हमने पीछे बताया था, तो आप हमें बताएंगे जरूर, ठीक है। ये दोनों क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी है, और इसमें हम भागीदार की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल सब आते हैं। ठीक बात है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो समझना पड़ेगा त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाया गया है, तो उसी नदी से पानी आएगा, तो गंडक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। त्रिवेणी नहर के बारे में अगर हम बात करें तो गंडक नदी से पानी आता है। यह नहर जो है कि चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है, और इससे जो है कि चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए गंडक नदी से पानी ली जाती है। ये इसलिए बनाया गया है त्रिवेणी नहर इस पर, ठीक है। तो गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट हमने पीछे देखा था अभी, ठीक है। और त्रिवेणी घाट के पास गंडक नदी पर 740 मीटर लंबा एक बैराज बनाया गया है, और ये बिहार के उत्तरी भाग में पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। ओके, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 38 जिले रह गए हैं। आप मुझे बताइए कितने जिले, 18 जिले जो है कि झारखंड में चले गए थे। ठीक बात है। निम्न भारत में से निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार अग्रणी है। भारत निम्नलिखित में के बिहार उत्पादन में बिहार अग्रणी है। तो देखिए चूना पत्थर में राजस्थान सबसे आगे है। कोयला की बात करते हैं झारखंड आगे है। ग्रेफाइट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आगे है। सी जो है वो सही है। पाइराइट 95% जो है कि बिहार में इसका प्रोडक्शन होता है। तो 23 भी 63 प्रश्न का आंसर हो गया 63। 64 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो कह रहा है जीवनदायी है, व्यावसायिक है, निर्यातमुखी है और आत्मनिर्भर है। देखिए तो ये जीवनदायी है। हम लोग केवल खाने कमाने भर का जो है कि इस टाइप का बिहार में कृषि का स्वरूप है, तो केवल सही, ये सही है, केवल फर्स्ट सही है, जीवनदायी। ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि बिहार की सस्य गहनता कितनी है, सस्य गहनता मतलब क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, तो ऑप्शन को ध्यान में मत रखिए, आपको याद रखना चाहिए 142 से लेके 144% जो है कि क्रॉप इंटेंसिटी है बिहार में। अगर हम पंजाब में सबसे हाईएस्ट है और हरियाणा नंबर सेकंड पे है। पंजाब के अंदर लगभग 196% जो है कि क्रॉप इंटेंसिटी है, और हरियाणा में 188% है, और बिहार में हमने बताई दिया 142 से लेकर 144% क्रॉप इंटेंसिटी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन से बिहार में गंगा से मिलती है। देखिए यहाँ पे सोन है, पुनपुन है, घग्गर है, गंडक है। ठीक बात है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो अगर हम गंडक की बात करें तो ये सोनपुर और हाजीपुर में मिलती है। घग्गर की बात करें तो ये छपरा में मिलती है। सोन की बात करें तो ये मनेर पटना में मिलती है। पुनपुन की बात करें तो फतुआ पटना में मिलती है। तो ये चारों जो है कि बिहार में गंगा से मिलती हैं, और कहाँ मिलती है वो सब हमने आपको बता दिया। 67 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन पे मत जाइए, देखना 4.20 मिलियन हेक्टेयर है इसकी सिंचाई क्षमता। करंट का हमने डेटा लेके बता रहे हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो 94,163, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता है, किलोमीटर स्क्वायर। 69 है कि देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। तो देखिए पार्टीशन के बाद से थोड़ा मोड़ा जमुई में होता है, वैसे कुछ खास कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का रोल हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई। तो महरौरा में हुई, जो कि सारण बिहार में आता है। ये भारत का भी पहला चीनी मिल था, जो ब्रिटिश द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो इस तरह से जो हमने आपसे कहा था कि हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, और बिहार का भूगोल किसके थ्रू, PYQ के थ्रू। ठीक है। तो हमने इसे पढ़ा, जिसमें हम लोग टोटल 70 क्वेश्चंस को देखे। इसी तरह जो है कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप अगर कमेंट करते हैं तो हम जो है कि बिहार का जो भूगोल है वो हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ा देंगे आपको चैप्टर वाइज। ठीक है। और अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें हम लोग बिहार का इतिहास देखेंगे थ्रू PYQ। थैंक यू।